हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट 1 2023 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनकी संख्या टोटल 150 है, जिनको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो वीडियो को कंप्लीट वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक दो क्वेश्चन देख करके वीडियो को छोड़ देते हो तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एंड जैसा भी आपका फीडबैक होता है, जो भी आप इसमें चेंजेस चाहते हो, सारी चीजें आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। तो ये बेसिकली हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा अपने जो सोशल मीडिया लिंक है, या फिर जो हमारी टेलीग्राम लिंक है। आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी नाम से है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये चीजें बेसिकली आपके जानकारी के लिए थी। अगर अच्छा लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में नंबर 1 स्टेट अभी कौन बना है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है, यानी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में, यानी कि जो हमारा नंबर 1 स्टेट बना है वो आंध्र प्रदेश है। अब ये होता क्या है, बेसिकली जिस स्टेट में बिजनेस करना आसान होता है उसको इसमें प्रेफर किया जाता है, उसमें इसको आगे रखा जाता है। यानी कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आंध्र प्रदेश में आपको बिजनेस करने में काफ़ी इजी महसूस होगा, मतलब इजी वे में आप वहां पर बिजनेस कर सकते हैं। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसका मतलब यही होता है कि बिजनेस ईजी तरीके से जहां पर किया जा सके। अब मैं इसको बात करूंगा नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे आपको साइड में दिख रहा होगा। बेसिकली इसकी बात करूं तो जो वर्ल्ड बैंक है वो हमारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश करता है। अब वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी, और इसके अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारे हैं डेविड मालपास। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपके वाशिंगटन डीसी में होती है, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 37 है, और नंबर 1 पे जो है वो न्यूजीलैंड है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी थी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होता है कि ओल्डेस्ट वोटर ऑफ द इंडिया हु डाइड रिसेंटली, यानी कि भारत के सबसे पहले जो वोटर थे, जो सबसे बुजुर्ग वोटर थे, अभी उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, तो वे कौन थे। तो वे थे हमारे श्याम शरण नेगी। उनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे। उनसे जुड़े हुए जो कुछ तथ्य हैं, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी तथ्य है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, और इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो पहला वोट है वो 25 अक्टूबर 1951 को कास्ट किया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वोट की, तो इलेक्शन कमीशन आपको पता होना चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 326 जो कि हमें क्या करता है, राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन के एग्जीक्यूटिव कौन है अभी, तो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव हमारे राजीव कुमार हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है वो कहां पर बना है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है वो आपके हरियाणा राज्य में बनाया गया है। अब ये सफारी पार्क क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा एक नेशनल पार्क होता है, या फिर जैसा भी बोल सकते हो एक पार्क होता है, उसमें सारे जानवर घूमते रहते हैं, और आप कार के अंदर गाड़ी में बैठे हुए एक एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, और आप जानवरों को देख पाते हैं। तो इस तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा जो पार्क है वो हमारे हरियाणा राज्य में बनाया गया है। अब पार्क की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, जो कि अभी डेवलप हुए हैं या फिर वे न्यूज में रहे हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि वीरंगना दुर्गावती देवी टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है हाल में ही अभी डेवलप किया गया है, वो स्टेट कौन सा है जहां पर रानीपुर टाइगर रिजर्व डेवलप करा गया है, तो वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एफकेट में पूछे जाते हैं, और ये पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि न्यू नेम ऑफ द राजपथ, यानी कि राजपथ का जो नया नाम है वो अभी बदला गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिंजो अबे की। तो शिंजो अबे जो थे वे कहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे, जिनकी अभी क्या हुई है, मृत्यु हुई थी। तो अभी मैं बात करूं शिंजो अबे, जो कि जापान के हमारे
एक्स प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो इस समय जो जापान के प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे फूमियो किशिदा, एंड कैपिटल जो हमारी जापान की होती है वो होती है टोक्यो, एंड करेंसी आपको पता होना चाहिए जापान की जो करेंसी है वो येन है। इसके बाद हम देखेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, ठीक है। तो इजराइल के अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वे हैं हमारे बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। अब इजराइल की मैं बात करूंगा तो इजराइल की जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूशलेम है, और करेंसी इजराइल की अगर पूछी जाए तो वो शेकेल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मुमताज खान की। मुमताज खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब देखो ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, इन्होंने कुछ किया था तो पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मुमताज खान के बारे में। तो मुमताज खान के बारे में मैं बता देता हूं कि ये इंडिया की टॉप स्कोरर रही थी इन 2022 वुमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि जो हमारा 2022 में वुमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया के तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाली जो महिला रही थी, जो हमारी प्लेयर रही थी, वो रही थी मुमताज खान। इनको जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ द ईयर यानी कि FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है वो भी नामित किया गया था। तो ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो मुमताज खान है वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मुमताज खान किस चीज से रिलेटेड है। तो मुमताज खान जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। अगर इनका स्टेट पूछा जाए तो ये ओडिशा के लिए वैसे खेलती हैं, लेकिन इनका स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो DRDO है, ठीक है, DRDO के नए चेयरमैन अभी कौन बनाए गए हैं। तो DRDO के जो नए चेयरमैन हैं वे समीर वी कमाथ जो हैं वो बनाए गए हैं। आप इनके बारे में देख सकते हैं, DRDO के बारे में देख सकते हैं। DRDO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में पड़ता है। अगर मैं समीर वी कामेत की बात करूं तो इनका संबंध जो है वो IIT खड़गपुर से है। बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से हो सकता है, बने या फिर फॉर्म हो, अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है कि न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, यानी कि जो कजाकिस्तान हमारा एक देश है उसकी कैपिटल जो अभी पहले नूर सुल्ताना हुआ करती थी उसको चेंज करा गया है। तो अभी कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है। तो कजाकिस्तान की जो हमारी कैपिटल है वो अस्ताना बनाई गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की मुद्रा अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। तो 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिक्की के न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो जो हमारे फिक्की के नए चेयरमैन बनाए गए हैं वे हैं सुब्रकांत पांडा। अब बात ये उठती है कि जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स। ठीक है, ये क्या करती है, ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेल की। जो गेल के न्यू डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं वे कौन हैं। तो गेल के जो नए डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं वे हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो अब गेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गेल के बारे में हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें गेल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। गेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके नई दिल्ली में होता है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1984 में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको गेल के बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो कि हमारा है नूरू। तो नूरू क्या है जो कि न्यूज में था। तो नूरू जो है वो हमारा एक साइक्लोन है। अब यहां से हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो साइक्लोन्स हैं उनके बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि नूरू अगर पूछा जाए कि क्या है तो नूरू हमारा साइक्लोन है। ऐसे ही हमारा एक और साइक्लोन था जिसका नाम था सीतारंग। जो हमारा सीतारंग साइक्लोन हुआ करता था ये बे ऑफ बंगाल में था। तो पूछा जा सकता है कि इसका जो नाम है सीतारंग वो किसने दिया था, जो कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन हुआ करता है। तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज होकर के हो सकता है कहीं सीता समझ के राम समझ के हम क्या करें, अरे हम इंडिया को आंसर कर दे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, यानी कि साइक्लोन ऑफ सीतारंग
इन अ बे ऑफ बंगाल वाज नेम्ड बाय थाईलैंड, यानी कि जो सीतारंग साइक्लोन अभी बे ऑफ बंगाल में हुआ था उसका जो नाम है वो सीतारंग थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। अब इसका नामकरण कैसे होता है वो अलग वीडियो में मैं कभी आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो बता दूंगा। वैसे नूरू को याद रखिएगा, ये एक साइक्लोन होता है और साइक्लोन सीतारंग जो है वो इसका नाम जो है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। अब साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो जब भी कोई लो प्रेशर एरिया किसी हाई प्रेशर एरिया के माध्यम से घिर जाता है तो वहां पर क्या बनता है, हमारा साइक्लोन बनता है, जिसमें कि पानी क्या होती है ऊपर की तरफ राइज करती है। अब एंटी साइक्लोन क्या होता है कि जिसमें हमारा जो हाई प्रेशर एरिया है वो बीच में हो जाता है और वो सराउंडेड बाय किससे हो जाता है, सराउंडेड बाय लो प्रेशर एरिया। तो वहां पे क्या होता है, पानी में गड्ढा टाइप का बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, अगर हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th महारत्नास कंपनीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की 12वीं महारत्ना कंपनीज जो है वो कौन बनी है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महारत्ना कंपनीज क्या होती है। तो महारत्नास कंपनी बेसिकली उन कंपनीज को हम कहते हैं जिनका टर्नओवर, यानी कि एक बोल सकते हो कि उनका जो प्योर प्रॉफिट होता है वो 5000 करोड़ लगातार अगर 3 सालों से रह रहा है, यानी कि लगातार 3 वर्षों से किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अगर 5000 करोड़ रह रहा है तो उसे हम महारत्नास कंपनी के अंडर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस बार जो 12वां हमारे भारत का महारत्नास कंपनीज बना हुआ है वो कौन है, तो वो हमारा है REC, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में जो लाइट पहुंचाने का काम होता है, जो बिजली पहुंचाने का काम होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो भारत की 12वीं ऐसी कंपनी बनी है जो लगातार 3 सालों में प्योर प्रॉफिट अपना 500 करोड़ बनाए रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इसे शेयर करते हैं, इसे आप पसंद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी आएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।